हेलो दोस्तों, काउंसलिंग साइकोलॉजी के कोर्स की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनैलिटी लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे हम बात करेंगे यानी कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए या उसके लाइसेंसर वगैरह क्या होने चाहिए, और पर्सनैलिटी लेवल पे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि एक काउंसलर को कैसा होना चाहिए पर्सनैलिटी में या बिहेवियर में या एटीट्यूड्स में। तो एक काउंसलिंग की डेफिनेशन है, ये कहती है कि काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए काउंसलर वेर ए काउंसलर इज ट्राइंग टू हेल्प हिज क्लाइंट। प्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी कि ये एक नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ये एक प्रोफेशन है। और एक प्रोफेशन में जो काउंसलर है उसको ट्रेंड होना चाहिए। ये हम जो है उसकी प्रोफेशनल फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए काउंसलर की? इंडिया के अंदर एमए मास्टर्स, एमए, एमएससी साइकोलॉजी रिक्वायर है काउंसलर बनने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमा पे डिमांड करते हैं कि भाई आपने गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा भी किया हो। तो ये मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है एमए साइकोलॉजी। और इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आरसीआई रजिस्टर्ड कोर्स करने पड़ते हैं, जो आरसीआई से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल दिल्ली में ईबास और डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और कोर्सेज, 3 कोर्सेज आरसीआई प्रोवाइड करती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, इसके अंदर साइडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एडवांस्ड डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्रोफेशनल डिप्लोमा ऐसा करके कुछ है। तो इसमें एक डिप्लोमा में और एमफिल में एक फ़र्क है। एमफिल करने के बाद में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और डिप्लोमा करने के बाद में आप एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो प्रोफेशनल फंक्शनलिटी के रेफरेंस में एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमने जाना। आगे क्या होना चाहिए? काउंसलर को एक सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि किसी साइकोलॉजिस्ट के अंडर में या साइकाट्रिस्ट के अंडर में उसने काम किया हो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए। जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं। 3 साल के अंदर 4000 घंटे कम से कम काम किया हो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टेट बाय स्टेट डिफर करते हैं। कोई 4000 घंटे मांगता है 3 साल में, कोई सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस मांगता है 2 साल का, कोई 3 साल का। इंडिया में जो इग्नू कोर्स कराती है उसमें 240 आवर्स की इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो एमए साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे होते हैं। तो कोई इंटर्नशिप, कोई सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस उसको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए, काउंसलर को होना चाहिए। ये ट्रेनिंग कहीं से उसने ली हो काउंसलिंग साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक काउंसलर बनने के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंस की। फिलहाल इंडिया में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है मास्टर्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते हैं डिप्लोमा भी। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाते हैं या किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे लाइसेंसिंग बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स भी पास करने होते हैं, एग्ज़ाम देने होते हैं लाइसेंस लेने के लिए भी। और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई हो, आपने जो है सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस हो आपको, और फिर आपके बाद में आपको वो लाइसेंस अलॉट करते हैं, वो भी एग्ज़ाम के बाद में। तो अभी इंडिया में इसके लिए कोई रूल नहीं है फिलहाल। उम्मीद करते हैं जल्द आएगा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए भी रूल। इसके अलावा अगर अब हम बात करें अदर क्वालिफिकेशन की, अदर क्वालिफिकेशन यानी कि एमए साइकोलॉजी और डिप्लोमा के अलावा भी अगर हम बात करें तो एक काउंसलर को, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को मालूम होना चाहिए कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि क्लाइंट के साथ में किस तरह से पेश आना है, किस तरह से प्राइवेसी को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियली किस तरह से मेंटेन करनी है। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जहाँ पे आपको अपने क्लाइंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है, कि आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे अपने क्लाइंट के साथ में। इस तरह के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कुछ इथिक्स हैं, बेसिक इथिक्स होते हैं काउंसलिंग के। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये जो हमने बात करी है तो प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक काउंसलर के, जो काउंसलर बनने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले एम्पैथी आती है कि आपको एम्पैथी टाइप का व्यक्ति होना चाहिए। एम्पैथी टाइप का व्यक्ति यानी कि आप
तो सामने वाले की बात को उसके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, ना कि अपने पर्सपेक्टिव के से। आपको अपने ओपिनियंस, अपनी बातें, अपने विचार थोड़े साइड में रखने पड़ते हैं जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, और आप क्लाइंट की बात को समझने की कोशिश करते हैं उसी के ओपिनियन से, कि उसने उस प्रॉब्लम में कैसा फील किया, कैसा महसूस किया। आप अपने आपको उसकी जगह पे रखते हैं, और ये सिंपैथी से डिफरेंस होता है। सिंपैथी में आप क्या है, बस आप महसूस, आप फील करते हैं, आपको हमदर्दी होती है सामने वाले से। लेकिन एम्पैथी में आपको हमदर्दी के साथ साथ आप अपने आप को उसकी जगह पे भी रखते हैं, कि भाई अगर ये चीज़ें सामने वाले ने फेस की हैं, तो अगर उस सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं भी ऐसा ही फेस करता। तो आप चीज़ों को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा ये है कि एक काउंसलर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि उसको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी कमियाँ क्या हैं, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। ये एक सेल्फ अवेयरनेस काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। काउंसलर को मालूम होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे बाइस थॉट्स कौन कौन से हैं। तो काउंसलर्स भी काउंसलिंग लेते हैं अपने आप को बेहतर जानने के लिए। और काउंसलिंग लेना क्या है, कुछ स्टेट्स में ज़रूरी भी होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए, कि भाई आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो तो आपको भी काउंसलिंग लेनी होती है। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए एक काउंसलर के अंदर, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के अंदर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलिंग करते हैं। तो जब हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की, मैं ज़्यादातर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो मेरा मतलब दोनों से है, यहाँ पर मेरा मतलब दोनों से है कि साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो, जब आप काउंसलर हैं तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, चाहे आपका डेजिग्नेशन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है या खाली थेरेपिस्ट है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। डेजिग्नेशन से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पर है आपके काउंसलिंग करने से, एक काउंसलर से। तो एक काउंसलर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे बायस थॉट्स क्या हैं, और मैं कहाँ फॉलोअप करता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस भी की भी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की भी जो है कोशिश की जाती है इसके अंदर। और सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए जो है काउंसलर खुद भी काउंसलिंग लेते हैं दूसरे साइकोलॉजिस्ट से। एक काउंसलर के अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। ये जो बातें हैं ये कार्ल रोजर्स ने दी थी अपने थ्योरी में, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे जैसा वो है। आपको मतलब नहीं है कि वो मेल है, फीमेल है, या किसी थर्ड जेंडर से है, या उसके थॉट्स क्या हैं, वो कैसा सोचता है, वो किसी XYZ रिलीजन को लेके उसके क्या विचार हैं, क्या विचार नहीं हैं, उसको सोसाइटी को लेके क्या विचार हैं। आप इसके बेसिस पर क्लाइंट को जज नहीं करेंगे, आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे जैसा वो है, उस क्लाइंट की कमियों के साथ भी और क्लाइंट की खूबियों के साथ भी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साथ में आपको एक्सेप्ट करना होता है अपने क्लाइंट को। काउंसलिंग जब आप कर रहे होते हैं तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड करेंगे, एक्सेप्ट योर क्लाइंट एज दे आर। उसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे किसी भी बेसिस पे, किसी भी तरह की बाइस्ड थिंकिंग आप में नहीं होनी चाहिए उनको लेकर। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काउंसलर का, वो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है काउंसलर का वो ये है कि जेन्युइननेस, कॉन्ग्रुएंस उसके अंदर होना चाहिए। जेन्युइननेस यानी कि आप कोई फैल्स कैरिंग नहीं दिखाएंगे, झूठी परवाह नहीं दिखाते। अगर आपको क्लाइंट की परवाह जो है वो सच में होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए कि आप उसकी परवाह करते हैं। तो एक जेन्युइननेस होनी चाहिए कि भाई, ताकि आपके और क्लाइंट के बीच में एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए, आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि हाँ भाई आप सच में मेरी परवाह करते हो, आप सच में मेरे को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हो। तो कोई दिखावा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्लाइंट के अंदर होना चाहिए, क्लाइंट की बातों में होना चाहिए। एक वार्मथनेस होनी चाहिए, यानी कि आप दिखाते हैं इंटरेस्ट क्लाइंट की बातों में। जब फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके साथ में अपने पास्ट की कोई बात शेयर कर रहा है कि पास्ट में मेरे साथ में XYZ सिचुएशन हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू शुड शो इंटरेस्ट इन द स्टोरी ऑफ क्लाइंट। एक वार्मथनेस वहाँ पे की, एक वार्मथनेस की आशा की जाती है। दूसरा अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अटेंटिवनेस, यानी कि आप जब क्लाइंट को सुन रहे हैं तो आपका अटेंशन आपके क्लाइंट पर रहना चाहिए। आप क्लाइंट को अटेंड करें सही तरीके से, अपनी अटेंशन
आप क्लाइंट पर फोकस करें, किसी थर्ड वेरिएबल पर या किसी दूसरी चीज़ पर आपका अटेंशन नहीं होना चाहिए। अटेंटिव तरीके से आप क्लाइंट को अटेंड करें। आप उसकी नॉन वर्बल बातों पे ध्यान दें कि वो नॉन वर्बली किस तरीके से बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से वो परेशान है, तो ये एक नॉन वर्बल लैंग्वेज को पहचानने की क्वालिटी भी क्लाइंट काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, और उसकी बातों पर भी होनी चाहिए कि भाई वर्बली वो क्या कहना चाह रहा है। तो एक अटेंटिवनेस, काउंसलर के अंदर एक कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, यानी कि जब क्लाइंट आपसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो आपका फोकस उस चीज़ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस उस बात पे होना चाहिए कि क्लाइंट क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्लाइंट आपको बताना क्या चाह रहा है, वो आपको क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ना कि उस बात पर जिसके बारे में वो बात कर रहा है। सो उसके एक्सप्रेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए काउंसलिंग के दौरान। क्लाइंट किस बारे में बात कर रहा है इस पर फोकस ना होकर क्लाइंट क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है उस पर, हालांकि किस बारे में बात कर रहा है उस पर भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन उसके डिज़ायर्स क्या हैं, वो क्या कहना चाहता है क्लाइंट, इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है काउंसलिंग के अंदर। एक काउंसलर के अंदर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कि बायसनेस ना हो, कोई ओपिनियंस खुद के ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप महिला हैं और आपके पास में एक मेल क्लाइंट आया, आप फीमेल काउंसलर हैं और आपके पास में एक मेल काउंसलर आया और उसने कुछ बाइस्ड थॉट्स बोले फीमेल्स को लेकर कि फीमेल्स ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, तो वहाँ पे आपको जज नहीं करना है कि इसने फीमेल्स को ऐसा कहा, या आप मेल काउंसलर हैं, आपके पास में कोई फीमेल क्लाइंट आई, उसने मेल को कुछ उल्टा सीधा बोला कि, तो आप एज ए मेल उस फीमेल क्लाइंट को जज नहीं करेंगे। तो आपके अंदर एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है, क्योंकि आप एम्पैथी से उसकी बात को सुन रहे हैं, चीज़ों को उसके नज़रिए से देख रहे हैं उस दौरान। तो एक नॉन बाइसनेस होनी चाहिए, किसी तरह की कोई अपने परसेप्शंस वहाँ पे ना लगाएं, डिस्टोर्ड परसेप्शन ना लगाएं, अपने एक्सपेक्टेशंस वहाँ ना रखें। तो एक न्यूट्रलिटी की आशा की जाती है एक काउंसलर से। एक काउंसलर को ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों से चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला। फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले जो LGBTQ रिलेशनशिप हैं वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं थी। आज इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाने लगा है, हालांकि कोर्ट की तरफ से एक रूल आ गया कि ये रिलेशनशिप जो है लीगल है, लेकिन आज भी है स्टीरियोटाइप्स होते हैं समाज में। फॉर एग्जांपल अब आपके पास में कोई क्लाइंट ऐसा आया जो LGBTQ कम्युनिटी से है, तो वहाँ पे आप हेटेरोसेक्सुअल हैं और तो इस सिचुएशन में आप अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी बातें, अपने विचार वहाँ पर नहीं रखेंगे कि ये क्या चीज़ है। आपके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होने चाहिए एक सेशन में कि भाई ये गे है और लड़के को पसंद करता है, ऐसा कैसे। इस तरह के थॉट्स आपके अंदर नहीं होने चाहिए, और यही चीज़ें जो एक काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट को आम सोसाइटी से अलग करती है। वरना साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत फिर इस दुनिया के अंदर। ओपन माइंडेडनेस अगर ना हो एक साइकोलॉजिस्ट में, तो आपके अंदर एक ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए अगर आप काउंसलर हैं। अब जनरल लाइफ में भी ये चीज़ जो है अगर लोगों में हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी काउंसलर हूँ तो मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन उनसे अलग हटकर हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जब हम काउंसलर हैं तो हमारे पास में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की कहानी लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी की। तो अगर आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं होगी तो आप इस कैरियर में सक्सेस जो है ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर ओपन माइंडेडनेस नहीं है, बायसनेस होगी, LGBT कम्युनिटी से कोई काउंसलिंग लेने आया तो आप जज करेंगे कि क्या है ये क्या नहीं है, तो आप काउंसलिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक ओपन माइंडेडनेस एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। वेदर क्लाइंट लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है या गे है, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक काउंसलर को। या किसी अलग कम्युनिटी से आया है, किसी दूसरे रिलीजन से आया है, वो किसी दूसरे रिलीजन को लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे अंदर अपना माइंड जो है ओपन रखना है, खुले विचार वहाँ पे रखने हैं।
एक न्यूट्रलिटी रखनी है, आप जज वहाँ पे नहीं करेंगे, क्लाइंट की बातों को एक्सेप्ट करना है खुले माइंड के साथ में। ये एक क्वालिटी होती है काउंसलर की, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है काउंसलर का, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम अब अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी यानी कि क्लाइंट की जिस तरह की फीलिंग्स हैं, जिस तरह की इमोशंस हैं काउंसलिंग सेशन के दौरान, जिस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट है और जिस तरह के वो रिस्पॉन्सेज दे रहा है, जिस तरह के रिस्पॉन्सेज क्लाइंट दे रहा है, उसी तरीके से कोग्निटिव और इमोशनल लेवल पे आप रिस्पॉन्स देंगे क्लाइंट को। ये नहीं, एक मिसमैच नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स अलग है और आपका रिस्पॉन्स अलग है। वहाँ पे क्लाइंट रो रहा है और वहाँ पे आप हंस रहे हैं, तो एक जो क्या कहते हैं वहाँ पे इस तरह के डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, एक स्पॉन्टेनियस होने चाहिए आपके रिस्पॉन्सेज में, जिससे आपकी सूझ वहाँ पे पता चलती है। यानी कि क्लाइंट जैसा फील कर रहा है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है, जिस तरह के इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं क्लाइंट की, उसी तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज होना चाहिए जिसके अंदर कोग्निटिवनेस और एक इमोशंस निहित हो। तो ये कहलाती है सेंसिटिविटी। अब हम अगर अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे आप नॉन डोमिनेंट टाइप के इंसान होने चाहिए। डोमिनेंट टाइप के इंसान क्या होते हैं, जो लोगों को दबाने की कोशिश करते होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके पास में कोई काउंसलिंग लेने के लिए आया है, तो आप वहाँ पे उसको डोमिनेट नहीं कर सकते कि ये करो। वहाँ पे आप हुक्म नहीं चला सकते अपने कि ये करना चाहिए, मैंने आपको ऐसा कहा था करने के लिए, आपको मैंने ये होमवर्क दिया था कि भाई ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है, आप करके नहीं कराए। तो वहाँ पे आप डोमिनेंट टाइप के व्यक्ति नहीं हो सकते काउंसलिंग सेशन के दौरान। आप पर्सनल लाइफ में आप जो भी हैं उन बातों से अलग, आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह के इंसान हैं उनसे अलग हटके जब आप काउंसलिंग सेशन में हैं अपने क्लाइंट के साथ में, तो आपके अंदर डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक काउंसलर का। अब अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी काउंसलर के अंदर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि कहाँ हंसना है। कई बार काउंसलिंग सेशन के दौरान जब आप क्लाइंट के साथ में होते हैं तो कहीं कहीं आप भी हंसते हैं, क्लाइंट भी हंसता है, तो वहाँ पर देखें कि कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर नहीं हंसना। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी अगर होता है तो काउंसलिंग सेशंस अच्छे होते हैं। और रिकवरी में सेंस ऑफ ह्यूमर एक अच्छा रोल प्ले करता है। हंसी मजाक थोड़ा सा, जो ऐसे हंसी मजाक नहीं जो क्लाइंट को बुरा लगे, ऐसे हंसी मजाक जो हंसी मजाक करने लायक हैं, तो उस तरह के सेंस ऑफ ह्यूमर आप करें कि ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, तो XYZ एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से भी दे सकते हैं कि हाँ मेरी मासी का लड़का है उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइंट की रिकवरी में। अब आगे एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं कन्फ्रंट्रेशन। कन्फ्रंट्रेशन यानी कि आप एक क्वेश्चनिंग पैटर्न आपके अंदर होना चाहिए, आप क्लाइंट से सवाल पूछें, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में हम क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं बता रहे होते कि क्या करना है। काउंसलिंग सेशंस के अंदर हम क्लाइंट से सवाल पूछ रहे होते हैं। अब सवाल किस तरह के होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक क्लाइंट आया जो अपनी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। आपने उसके 6 सेशन ले लिए हैं, 6 सेशन हैव बीन कंप्लीटेड। अब 6 सेशन में भी क्या हुआ, जो स्मोकिंग बिहेवियर है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है यहाँ पे, स्मोकिंग को छोड़ना, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। और स्मोकिंग छोड़ने के साथ साथ कोई नया बिहेवियर डेवलप करना। फॉर एग्जांपल, तो वही क्लाइंट स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। शुरुआत में क्या हुआ, स्मोकिंग जो करने की हैबिट है, जो आदत है, जो बिहेवियर है, वो कम हुआ, ग्रेजुअली कम हुआ, लेकिन फिर आपने देखा वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि आपने कहा कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए सवाल लिखा हुआ है पहले से ही अपने नोट्स में, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ कि आपने कहा कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, पर मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में आपकी जो स्मोकिंग की हैबिट है ये बढ़ी है, कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि बार बार स्मोकिंग करना आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दोबारा से ट्रिगर कर रही है, दोबारा से, क्योंकि आपके 6 सेशन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है और अब यहाँ पे आदत दोबारा से बढ़ रही है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोबारा से आपको काउंसलिंग, वो दोबारा से स्मोकिंग करने के लिए ट्रिगर करती हैं, आप दोबारा से स्मोकिंग की तरफ चले जा रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आप क्लाइंट से पूछें। कन्फ्रंट्रेशन इसको कहते हैं, जहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो
जहाँ पे हमें पता चले कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं कहीं और, लेकिन प्रॉब्लम होती है कहीं और। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट को प्रॉब्लम है अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप में, कि भाई मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं है मेरी मम्मी के साथ है। अब वो आपके साथ में है, वो आपको ये बता रहा है, लेकिन सेशन करते करते जैसे 6-7 सेशन गुजरे, 3-4 सेशन गुजरे, थोड़ा टाइम गुजरा, तो बातों में निकल के आया कि नहीं, मॉम के साथ में जो रिलेशनशिप है वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम तो स्कूल में कोई टीचर है वो डांट देता है, उसकी वजह से घर पे आके फिर झगड़े होते हैं। ऑफिस में बॉस डांट देता है, फिर उसकी वजह से आके घर पे ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसे समझने की कोशिश की। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट लाइफ, जो जीवन बीत गया है, हो सकता है वहाँ कोई ट्रॉमा है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ की कोई डिजायर्स हैं जो अभी तक अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं, उनके कारण आज जो है ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। तो हमें मल्टीपल थ्योरीज पे ध्यान देना होता है। तो ये एक कॉन्फ्रेंट्रेशन, इस तरह की एक्टिव क्वेश्चनिंग हेल्प करती है प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने में, कि क्लाइंट कहाँ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पता चला हो कि एक क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्लाइंट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनैलिटी लेवल पे, यानी कि पर्सनैलिटी के तौर पे क्लाइंट काउंसलर को कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई हम आपको वो भी देंगे, असाइनमेंट्स वगैरह देंगे हम आपको, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगेन ये कोर्स सिर्फ नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए है, आप ये कोर्स करने से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते। तो आपका जो होमवर्क है, जो आपका असाइनमेंट है, वो ये है कि आप यूट्यूब पर जाएंगे और कुछ रोल प्ले वीडियो आप सर्च करेंगे, जिसमें एक क्लाइंट और एक काउंसलर रोल प्ले कर रहे हैं काउंसलिंग सेशन का। तो काउंसलिंग सेशन का रोल प्ले देखें और उसको ऑब्जर्व करें। करें कि भाई उसमें ये ऑब्जर्व करें कि किस तरह से काउंसलिंग की जा रही है, काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वहाँ पर। और उसके बाद में आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, उसकी वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे, और जो आप वीडियो होगी वो आपकी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ये इसके पीछे 2 मकसद हैं। पहला ये कि भाई आप जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, वो कोर्स वर्क आपका पब्लिक डोमेन में रहेगा, तो कोई भी आपके सर्टिफिकेट को हमारे चैनल पे आके इजीली वेरीफाई कर सकता है कि XYZ इंसान ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से काउंसलिंग का कोर्स किया है और कोर्स वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो ऑटोमेटिकली आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइबल है हमारे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आपका कोर्स वर्क अवेलेबल रहेगा हमारे चैनल पे, आपकी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। दूसरा, आपके एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि ये कोर्स हम पब्लिक डोमेन में करवा रहे हैं, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मेन फोकस है लर्निंग के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख पाएं। जितने लोग सीख पाएंगे उतना बेहतर है। तो आप कोर्स वर्क जो कंप्लीट करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे वीडियो के अंदर, कि भाई मैंने वीडियो में ये देखा रोल प्ले में कि क्लाइंट और काउंसलिंग में ये मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये ओपिनियन है वहाँ पे। तो आपके ओपिनियन से हो सकता है मैं भी नई चीज़ें सीख जाऊँ। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनके अलावा हो सकता है कोई नया पॉइंट मैं भी सीख जाऊँ आपसे, और आपसे आपकी वजह से और भी दूसरे लोग सीखेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इसीलिए आपकी वीडियो पब्लिक डोमेन में ही रहेगी। तो होमवर्क आप एक बार दोबारा से सुन लें। आपको क्या करना है, एक रोल प्ले वीडियो सर्च करनी है काउंसलिंग सेशन की, और काउंसलिंग सेशन में आपको क्लाइंट को भी ऑब्जर्व करना है और काउंसलर को भी ऑब्जर्व करना है, और उसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करने हैं उसके काउंसलर के, कि भाई काउंसलर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस वीडियो को देखने का। आप वीडियो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बनाइए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बनाइए, लेकिन कोर्स वर्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन द सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो काउंसलिंग सीखना चाहते हैं नॉलेज के लिए, ये क्योंकि नॉलेज के लिए ये कोर्स, और क्योंकि ये कोर्स करने से आप काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे। तो एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है ये, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्लेरिफिकेशन आपको पूछनी है, या इस वीडियो में मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं healmyheartindia@gmail.com पर। ईमेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद।